यारों, आज हम एक ऐसे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस सीरीज को 2 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। बट छात्रों की इतनी डिमांड, इतना ज़्यादा कमेंट उस वीडियो पे, इतना ज़्यादा कि मैं सारे कमेंट आपको दिखा भी नहीं सकता। सैकड़ों कमेंट थे कि सर प्लीज़ जो है फिर से इस सीरीज को शुरू किया जाए। मतलब बहुत ज़्यादा सीरीज की मांग हुई मेरे मित्र। अब एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज को हम कैसे कवर करते हैं। जैसे कि ये आपका लूसेंट जो सामान्य ज्ञान होता है, इसका हम लोग पेज नंबर 3 यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि इसको हम लोग एकदम लाइन वाइज लाइन इन दोनों को एकदम ऑब्जेक्टिव में, यानी एक प्रश्न भी नहीं छोड़ रहे हैं कि जो इसमें के अलावा ऑब्जेक्टिव बन सके। यानी कि एक लाइन में जितना ऑब्जेक्टिव संभव है उतना बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। चलिए मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न की शुरुआत आपके सामने स्क्रीन पर हो रही है कि पहला है, आप अपने लूसेंट से मिला भी लीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न आपको यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है मेरे मित्र। ठीक है, आपका ऑप्शन ए कहता है विलियम जोन्स, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक्स मूलर, जॉन मार्शल। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों जो आपके भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, यहाँ पे फाइनली आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए वेदों के देवताओं से, सिंधु घाटी सभ्यता से, बुद्ध धर्म से या मौर्य साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई का संबंध वेदों के देवताओं से है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित से कौन सा नाम नहीं मिलता। ऑप्शन ए मित्र, बी वरुण, सी इंद्र, डी विष्णु। तो फाइनली जो दोस्तों बोगज कोई अभिलेख था इसमें ये विष्णु नाम नहीं मिलता, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण किसके स्तंभ लेख से मिलता है। ऑप्शन ए अशोक, हेलियोडोरस, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखिए कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का जो प्रमाण है वो आपका हेलियोडोरस के स्तंभ लेख से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कि भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में हुआ। मंदसौर अभिलेख, सोहगौरा ताम्रपत्र, हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक स्तंभ। तो दोस्तों ये जो भारतवर्ष शब्द है ये सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, याद रख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं कि सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है। भंडारण व्यवस्था से, धार्मिक अनुष्ठानों से, युद्ध की जानकारी से, व्यापारिक मार्गों से। तो यारों आपको भी ये बात पता है कि सोहगौरा जो ताम्रपत्र है वो भंडारण व्यवस्था से है। ठीक है, इससे संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो है 6 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी अपनी लूसेंट से मैच करा लीजिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट वहीं से लिए गए हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों कि सती प्रथा का पहला जो लिखित प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है। सोहगौरा ताम्रपत्र, ऐरड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, देवेंद्र अभिलेख। तो फाइनली दोस्तों जो आपका ऐरड़ अभिलेख था, जो सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण था वो आपका ऐरड़ अभिलेख से मिलता है, यानी 7वां का जो बी है ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण
एरड़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, फाइनल दोस्तों थोड़ा समय तो लग रहा है, ठीक है, आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, बट याद जब एक बार हो गया ना दोस्तों तो मज़ा ही आ जाएगा। आगे देखिए, सातवाहन राजाओं का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? उनके सिक्कों से, उनके अभिलेखों से, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से, पुराणों से। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो यहाँ पर उनके अभिलेखों से, जो सातवाहन राजा थे उनका इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए आपके प्रश्न नंबर 9 पे आपको लेके चलते हैं कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है भाई। ठीक है, तो जो मंदसौर आपका अभिलेख है यह आपका जो है किससे संबंधित है? व्यापारिक मार्गों से, रेशम बुनकरों से, युद्ध की जानकारी से, या धार्मिक स्थल से। तो प्रश्न नंबर 9 का एकदम राइट आंसर दोस्तों आप सही बता रहे होंगे कि मंदसौर अभिलेख जो है वो रेशम बुनकरों से संबंधित है। ठीक है, तो 9 का जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 10 पे आपको लेके चलते हैं कि बुर्ज होम में जो प्रचलित आवास था वो किस प्रकार के थे? लकड़ी का घर था, गढ़ा घर, ये क्या है भाई? गड्ढा घर, ईंट का मकान, या गुफा निवास। तो बुर्ज होम में जो प्रचलित आवास था वो गढ़ा घर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ज़रा इसके बारे में मैं आपको, गढ़ा घर में थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ कि मैंने पीडीएफ में क्या लिख दिया, हो सकता है गड्ढा घर की बात हो रही है। एक बार आप लूसेंट मैच कर लीजिए मेरे मित्र। आइए, बट प्रश्न कोई भी गलत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। और आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? किस स्थान पर मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाने की परंपरा थी? सोहगौरा, बुर्ज होम, एरड़, या मंदसौर। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर दोस्तों बुर्ज होम। ये जो बुर्ज होम स्थान था ये मनुष्यों के साथ यहाँ पे कुत्तों को दफनाने की भी परंपरा थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों कि प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आहत सिक्के, ऑप्शन बी स्वर्ण सिक्के, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के, ऑप्शन डी धातु सिक्के। तो यहाँ पर देखिए, जो आहत सिक्के हैं इन्हें यानी प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, सिक्कों पर लेखन का कार्य जो है किन शासकों ने किया है? तो आप ये बताएंगे मौर्य शासकों ने किया है, गुप्त शासकों ने किया है, यवन शासकों ने किया है, या फिर सातवाहन शासकों ने किया है। तो फाइनली दोस्तों जो सिक्कों पर लेखन का कार्य है वो जो है यवन शासकों ने किया है। बिल्कुल ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिक्कों पर लेखन का कार्य यवन शासकों ने किया है भैया। आइए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की संगीत प्रेमी होने की जानकारी जो है वो किससे मिलती है? अशोक के स्तंभ से, उनके सिक्कों से, सोहगौरा अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। जो समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का जो पता है वो उनके सिक्कों से चलता है भाई। देखिए सिक्कों का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 15 पे चलते दोस्तों कि रोमन सिक्के भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एरड़, सोगौरा, अरिकमेडु, या बुर्ज होम। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पता होगा कि रोमन सिक्के जो थे वो अरिकमेडु से, ये देखिए अरिकमेडु इस स्थान से प्राप्त हुए हैं रोमन सिक्के। आइए प्रश्न नंबर 16, और आप भी देखते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न अच्छे हैं यानी सही हैं और कितने प्रश्न गलत हैं। और हाँ, अगर आप लूसेंट पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करते हो तो आपको और मज़ा आने वाला है। यानी पहले लूसेंट पढ़ लीजिए उसके बाद सॉल्व करेंगे तो, और अगर पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो सीधे यही देख लीजिए। आगे देखिए कि भारत का सबसे पहला संबंध किस क्षेत्र से स्थापित हुआ? मलेशिया, कंबोडिया, जावा, या सभी। तो ये देखिए प्रश्न अच्छा है कि भारत का सबसे पहला संबंध किस क्षेत्र से? तो दोस्तों मलेशिया, कंबोडिया, जावा ये तीनों राइट आंसर हैं। साक्ष्यों में ये तीनों सही माने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो डी है 16 का जो डी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 17 पे आपको लेके चलते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान से,
खनन कार्य से, युद्ध विवरण से या व्यापार से। तो दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये युद्ध विवरण यानी हाथी गुम्फा अभिलेख में युद्ध का विवरण मिलता है। 17 का जो सी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए आगे चलते हैं जो है मेरे मित्र, आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि हेलियोडोरस किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भागवत धर्म से, वेद धर्म से। तो दोस्तों जो आपका हेलियोडोरस था, अधिकांश लोग उसे जैन बता देंगे, बौद्ध बता देंगे, बट जो हेलियोडोरस था वो भागवत धर्म से था भाई। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ आपको लेके चलते हैं कि सोहगौरा ताम्रपत्र में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? कृषि व्यवस्था, भंडारण और संकट प्रबंधन, युद्ध की रणनीति या व्यापारिक मार्ग। दोस्तों यहाँ पर देखिए सोहगौरा ताम्रपत्र में मुख्य रूप से भंडारण और संकट प्रबंधन को बताया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 20 की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों कि सातवाहन राजाओं के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या था? यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको बार बार मिल रही हैं तो इसका मतलब मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, आपकी किताब में लूसेंट में ऐसा दिया गया है। ठीक है, सातवाहन राजाओं के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों अभिलेख। सातवाहन राजाओं के इतिहास का मुख्य स्रोत अभिलेख है। आइए प्रश्न नंबर 21 पे आपको लेके चलते हैं कि मध्य भारत में सबसे पुराना धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, वैदिक धर्म। तो दोस्तों बताइए मध्य भारत में सबसे पुराना धर्म आपका भागवत धर्म था, इस बात को आप मानिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आहत सिक्कों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? वेदों में, पुराणों में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में या काश्यपर्ण साहित्य में? तो दोस्तों ये जो आहत सिक्के था इनका उल्लेख काश्यपर्ण साहित्य में मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 23 पे लेके चलते हैं आपको। कश्मीर में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सोहगौरा, बुर्जहोम, एरड़, मंदसौर। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर बुर्जहोम। कश्मीर में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल का नाम क्या था? बुर्जहोम था भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं कि बुर्जहोम में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मानव बलि, कुत्तों के साथ मनुष्यों का दफन, गुफाओं में रहना, खनन कार्य। यहाँ पर देखिए 24 का जो ऑप्शन बी है कुत्तों के साथ मनुष्यों का दफन यहाँ पर राइट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में हुआ था? तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ, एरड़ अभिलेख। ये जो एरड़ अभिलेख है सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख इसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे माना गया है? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या मर्ड टाइलर। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। आइए प्रश्न नंबर 27 पे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले भारत का संबंध किस क्षेत्र से हुआ? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें जो है मैंने आपको सही यानी सभी टिक कराया था, यानी तीनों का प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले भारत का संबंध इनसे इनसे हुआ था, तो एक विवाद सा बन गया है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे 27 क्वेश्चन हुए दोस्तों। और प्रश्न 28 का कहता है कि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? धातु के प्रयोग के कारण, संगीत वादन के कारण, शासकीय मुहर के कारण, विशिष्ट आकार के कारण। तो जो है प्राचीन सिक्कों को जो आहत सिक्के इसलिए कहते थे धातु के प्रयोग के कारण, तो उन्हें आहत होना पड़ता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। ठीक है,
और प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी किस आधार पर कहा गया भाई? अभिलेखों से, सिक्कों से, यात्रियों के वृत्तांत से, या फिर शिलालेखों से। तो समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी सिक्कों के आधार पर कहा जाता है या फिर कहा गया है। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि अरिकमेडु का क्या महत्व है? रोमन सिक्कों का प्राप्त स्थल, व्यापारिक मार्ग, युद्ध का स्थान, या धार्मिक स्थल। तो दोस्तों अरिकमेडु का जो महत्व है वो रोमन सिक्कों के प्राप्त स्थल से, यानी अरिकमेडु में रोमन सिक्के मिले थे, इनका स्थल यहाँ पे मिला था। आइए आगे चल आगे देखिए दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, खारवेल, रुद्रदमन, पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो आपका जो है दोस्तों खारवेल शासक से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदमन, यशोवर्मन, खारवेल, या भोज। तो दोस्तों जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये किस शासक का है? ये रुद्रदमन शासक का है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रुद्रदमन शासक का है। आगे देखिए कि नासिक अभिलेख का संबंध ये भाई किससे है? रुद्रदमन से, गौतम वलस्त्री से, यशोवर्मन, खारवेल। दोस्तों जो गौतमी बलस्त्री थे यही संबंध है, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलस्त्री से है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब बनाया गया है, या फिर किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, या रुद्रदमन। तो ऑप्शन 4 का राइट आंसर दोस्तों समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं भाई कि हेल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय, यशोवर्मन, भोज, रुद्रदमन। तो पांचवा का जो आपका राइट आंसर है कि हेल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 6, मंदसौर अभिलेख का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए मालवा नरेश यशोवर्मन, खारवेल, समुद्रगुप्त, और रुद्रदमन। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो मालवा नरेश थी, ऑप्शन ए, तो मंदसौर अभिलेख का जो निर्माण था वो मालवा नरेश यशोवर्मन ने ही कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित था? यशोवर्मन, भोज, गौतमी बलस्त्री, या खारवेल। तो जो ग्वालियर अभिलेख था वो आपका भोज शासक से संबंधित था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भोज शासक से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि भिटरी और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के हैं? समुद्रगुप्त के, रुद्रदमन के, खारवेल के, गौतमी बलस्त्री के। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखिए जो है आपका जो रुद्रदमन है, भिटरी और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन शासक के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं कि देवपाड़ा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? रुद्रदमन, विजयसेन, यशोवर्मन, या फिर भोज। तो ऑप्शन 9 का जो राइट आंसर है वो विजयसेन है। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन द्वारा लिखा गया है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पुरातत्व, शिलालेख विज्ञान, एपीग्राफी, या अभिलेख शास्त्र। तो दोस्तों ऑप्शन 10 जो है कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो आपका एपीग्राफी कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, जो उसका और जो मंदिर वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है उसी पेज का क्या कहता है कि उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, पंचायतन शैली। तो दोस्तों उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं आपको लेकर कि दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसे क्या कहते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, या पंचायतन शैली।
तो ऑप्शन मतलब प्रश्न 12 का जो ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं कि वेसर शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। वेसर शैली जो है भाई वो किन दो शैलियों से मिलकर बनी है, नागर और द्रविड़, नागर और गुर्जर, द्रविड़ और चोल, या चोल और चालुक्य। दोस्तों ये प्रश्न आपको भी पता होगा कि नागर और द्रविड़, ये जो ऑप्शन नंबर ए है नागर और द्रविड़, इन दो शैलियों से वेसर शैली बनी है। ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं, पंचायतन मंदिर शैली में कुल कितने मंदिर होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो दोस्तों जो पंचायतन नाम से ही लग रहा है कि पंचायतन मंदिर शैली में कुल 5 मंदिर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं कि पंचायतन शैली का मुख्य मंदिर किन मंदिरों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 3 सहायक मंदिर, 4 सहायक मंदिर, 5 सहायक मंदिर, 6 सहायक मंदिर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है तो सब लोग 5 पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, पंचायतन शैली का मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे आपको लेके चलते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे आपको चलते हैं लेके कि लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ स्थित है। ये प्रश्न अक्सर आता है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ है भैया, भुवनेश्वर, खजुराहो, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों जो लक्ष्मण मंदिर है वो आपका खजुराहो में स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। आगे देखिए कि लिंगराज मंदिर किस स्थान पर स्थित है, उज्जैन, भुवनेश्वर, खजुराहो या प्रयागराज। तो जो लिंगराज मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 का कहता है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, देवगढ़ उड़ीसा, देवगढ़ मध्य प्रदेश या देवगढ़ महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश है, यानी जो दशावतार मंदिर है वो आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं आपको दोस्तों लेके कि गोंडेश्वर मंदिर, भाई ये गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों गोंडेश्वर मंदिर जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब मेरे मित्र देखिए फाइनली यहाँ पर हम लोग लगभग 30, 40, 50 प्रश्न कर चुके हैं मात्र एक साइड से, एक पीडीएफ से, मतलब एक पेज से। तो आज हमारा पेज 3 जो है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो है कल जो है पेज 4 चलेगा। और अब हम लोगों ने सोचा कि केवल पेज से ही नहीं, पेज के अंदर जो मेन हेडिंग है उसके हिसाब से सीरीज चलेगी। तो जिसको जो मेन हेडिंग पढ़ना रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है तो मात्र बौद्ध धर्म के बारे में वो पढ़ सकता है, लूसेंट के बौद्ध धर्म को। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो मात्र 23 मिनट की थी, पर कल और अच्छी वीडियो आएगी। और कुछ भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, मुझे ज़रूर बताइए। और इस सब अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कह दीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।